मुगल साम्राज्य ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसी ताकत थी जिसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप की शक्लो सूरत तय की। तो चलिए आज इसी राजवंश की कहानी में उतरते हैं जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए, मुगलों की कहानी कोई पुरानी दबी हुई बात नहीं है। इसकी विरासत तो आज भी हमारे सामने है। दिल्ली का लाल किला, जहां से आज भी भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, ये मुगलों की ही तो देन है। तो सवाल उठता है कि मुगलों की कामयाबी का राज क्या था? आखिर कैसे टिक पाया इतना बड़ा साम्राज्य? इसकी शुरुआत होती है उनके बनाए गए एक ऐसे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से जिसकी नींव इतनी मजबूत थी कि वो उनके जाने के बाद भी टिकी रही। लेकिन ये मुगल थे कौन, कहाँ से आए थे? और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनकी पहचान किसी एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग महान वंशों से जुड़ी हुई थी। सोचिए जरा, उनकी पहचान एक अजीब सी कश्मकश में थी। एक तरफ अपनी माँ के साइड से वो थे चंगेज खान के वंशज, वही चंगेज खान जिसके नाम से बड़े बड़े साम्राज्य कांपते थे। शायद इसीलिए उन्हें मुगल या मंगोल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ये नाम उन्हें उन नरसंहारों की याद दिलाता था। और दूसरी तरफ पिता की साइड से वो थे तैमूर के वंशज, और इस बात पर उन्हें बड़ा फख्र था, बड़ा गर्व था। भाई गर्व हो भी क्यों ना, आखिर उनके परदादा तैमूर ने ही तो 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो ऐसी दोहरी विरासत के साथ इन लोगों ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे किया? खैर, ये कहानी असल में जुड़ी है उनके 6 सबसे ताकतवर सम्राटों से, जिन्होंने इस राजवंश को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। करीब करीब 200 सालों तक इन्हीं 6 शासकों ने एक विशाल साम्राज्य बनाया, उसे फैलाया और आखिर में उसे एक ऐसी नाजुक हालत में भी पहुंचा दिया जहां से उसका पतन शुरू हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है बाबर से, जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई जीती और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन उसके बेटे हुमायूं के हाथ से ये सल्तनत लगभग निकल ही गई थी। उसे तो देश छोड़कर भागना पड़ा। और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा अकबर, जिसने न सिर्फ खोया हुआ साम्राज्य वापस हासिल किया, बल्कि उसे एक ऐसी सुपर पावर बना दिया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने इस सुनहरे दौर को और आगे बढ़ाया। शाहजहां, जिसने हमें ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारतें दी, लेकिन यहीं से साम्राज्य में दरारें भी पड़नी शुरू हो गईं। तख्त के लिए शाहजहां के बेटों में एक खूनी लड़ाई हुई, जिसमें जीत औरंगजेब की हुई। औरंगजेब ने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमाओं तक तो पहुंचाया, पर उसी के राज में विद्रोह की ऐसी आग भड़की जिसने साम्राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। तो जाहिर सा सवाल है कि इतने बड़े, इतने विविध, मतलब अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को मुगल आखिर चलाते कैसे थे? इसका जवाब छिपा है उनके शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बादशाह के बाद बादशाह बनता कौन था। देखिए, मुगल ये नहीं मानते थे कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। नहीं, वो एक तैमूरी रिवाज मानते थे, जिसे कहते थे सहदायद। इसका मतलब था कि विरासत सभी बेटों में बराबर बंटेगी। और इसका नतीजा क्या होता था? नतीजा होता था बगावत और भाइयों के बीच तख्त के लिए खूनी जंग, लगभग हर बार। मुगलों की एक और बहुत बड़ी खासियत थी उनकी राजपूत पॉलिसी। देखिए, उनका तरीका बड़ा साफ था। जो राजा उनका अधिकार ना माने उससे लड़ो, लेकिन जब वो हार जाए तो उसे जलील मत करो, बल्कि हारे हुए राजपूत राजाओं को बड़े सम्मान के साथ उनकी जमीनें, जिसे वतन जागीर कहते थे, लौटा दी जाती थीं। इस समझदारी भरी चाल ने दुश्मनों को दोस्त बनाने में और साम्राज्य को मजबूत करने में बहुत मदद की। अच्छा, अब इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए अफसरों की एक फौज तो चाहिए ही। तो मुगलों ने इसके लिए एक सिस्टम बनाया जिसे कहते थे मनसबदारी सिस्टम। इसे आज की सिविल सर्विस जैसा समझ सकते हैं। इसमें हर अफसर को एक मनसब, मतलब एक रैंक या पद दिया जाता था, और इसी रैंक से तय होता था कि उसका ओहदा क्या होगा, उसकी सैलरी क्या होगी और उसे कितने सैनिक रखने होंगे। अब इन मनसबदारों को सैलरी कैश में नहीं मिलती थी, नहीं, इसके बदले उन्हें एक जागीर दी जाती थी, मतलब जमीन का एक टुकड़ा। वो उस जमीन से रेवेन्यू यानी टैक्स वसूलते थे और वही उनकी सैलरी होती थी। तो फिर सवाल है कि इस पूरी सरकारी मशीनरी को चलाने का पैसा आता कहां से था? यहीं पर एंट्री होती है जब्त सिस्टम की। ये अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल का कमाल का आइडिया था। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टैक्स सिस्टम था, जिसमें हर सूबे में पिछले 10 साल की पैदावार और कीमतों का हिसाब लगाकर टैक्स तय किया जाता था।
और यही सिस्टम मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ की हड्डी था। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं था, हर प्रांत मतलब सूबे में भी ताकत का बंटवारा बड़ा साफ था। जैसे सूबेदार का काम था पॉलिटिकल और मिलिट्री मामले देखना, तो दीवान का काम था पैसे वैसे का हिसाब रखना। इससे ये पक्का होता था कि किसी एक अफसर के हाथ में बहुत ज्यादा पावर ना आ जाए। एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम था। और इन सारे सिस्टम्स के ऊपर एक फिलॉसफी थी, एक सोच थी, जिसे कहते थे सुलह-ए-कुल, मतलब यूनिवर्सल पीस या सबके लिए शांति। अकबर का ये विजन था कि एक राजा का धर्म भेदभाव करना नहीं, बल्कि ईमानदारी, न्याय और शांति कायम करना है। ये एक ऐसी सोच थी जो अपने वक्त से कहीं आगे थी, और इसे जहांगीर और शाहजहां ने भी आगे बढ़ाया। लेकिन इतनी मजबूत नींव, इतना शानदार सिस्टम, इसके बावजूद ये विशाल साम्राज्य आखिरकार बिखरने लगा। पर क्यों? इसका एक बड़ा कारण औरंगजेब के समय पैदा हुआ जागीरदारी संकट था। देखिए, जो मनसबदारी सिस्टम कभी साम्राज्य की ताकत हुआ करता था, अब वही बोझ बन गया था। हुआ ये कि मनसबदारों की संख्या तो बहुत बढ़ गई, लेकिन उन्हें देने के लिए जागीरें कम पड़ने लगी। अकबर के दौर में तो जागीर से होने वाली आमदनी लगभग मनसबदार की सैलरी के बराबर होती थी, पर अब आमदनी बहुत कम हो गई थी। इससे अफसरों में बेचैनी और असंतोष फैलने लगा। और हाँ, बाहर से जो ट्रैवलर्स आते थे वो मुगलों की शान शौकत और दौलत देखकर दंग रह जाते थे। लेकिन सच ये था कि ये सारी दौलत सिर्फ कुछ ही हाथों में थी। एक तरफ बादशाह और उनके मनसबदार थे जो बेइंतहा अमीर थे, और दूसरी तरफ थे आम किसान और कारीगर जिनके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। अमीर और गरीब के बीच की ये खाई बहुत बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर कई वजहों ने एक साथ मिलकर इस महान साम्राज्य को कमजोर कर दिया। बढ़ता हुआ आर्थिक बोझ, किसानों और जमींदारों के लगातार होते विद्रोह, और हैदराबाद और अवध जैसी नई ताकतों का उठना। औरंगजेब की दक्कन में सालों चली लड़ाइयों ने शाही खजाना खाली कर दिया था, और फिर उसकी मौत के बाद तख्त के लिए जो लड़ाई शुरू हुई, उसने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। तो जब बड़े बड़े साम्राज्य बिखरते हैं तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं? मुगलों ने अपने पीछे प्रशासन, कला और आर्किटेक्चर की एक शानदार विरासत छोड़ी, लेकिन साथ ही उन्होंने एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ उपमहाद्वीप भी छोड़ा, जहां कई ताकतवर रियासतें पैदा हो चुकी थीं, और इसी ने भारत के इतिहास के अगले चैप्टर के लिए स्टेज तैयार कर दिया था।